बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज इंजीनियर अरसलान। आज का जो हमारा लेक्चर है एथिकल एंड लीगल डायमेंशन ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मुताबिक वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। तो बेसिकली आपके पास आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और बीइंग एन एम्प्लॉय आप और आपके कुछ राइट्स होंगे। तो उसको हमने आज डिस्कस करना है। शुरू में एक प्रीफेस पे मैंने एक केस स्टडी जो है आपको जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में इंक्लूड की हुई है, जो कि बुक के आपके फर्स्ट पेज में जो इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है तो वहाँ पे भी मौजूद है। तो इसमें भी जो आपके पास एक फर्म है डेटा जनरल कॉरपोरेशन, तो उसके मुतालिक एक इन लोगों ने एक न्यू मॉडल ऑफ कंप्यूटर जो है वो बनाया था, जिसमें इंजीनियर वगैरह इन्वॉल्व थे और इसमें इन लोगों ने काफ़ी कम्प्रहेंसिवली इंजीनियर्स के राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो काइंडली फिर आप इसको आराम से पढ़ लें। आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है। स्टार्टिंग विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इट्स फॉर्म। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, एक एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब करता है तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना उस अपने जॉब के मुतालिक काफ़ी अहम होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। तो वो फिर जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उससे बेसिकली कुछ फॉर्म्स वगैरह, सिक्योरिटी फॉर्म्स, कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर्म्स जो है वो साइन कराते हैं। तो हमने आज उसको डिस्कस करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इस फिनोमेनन को डिस्कस करना है। प्रोफेशनल राइट्स क्या हैं, एम्प्लॉय के राइट्स क्या हैं, राइट टू प्राइवेसी क्या होती है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी में हरेसमेंट के मुतालिक हम बात करेंगे। इस तरह डिस्क्रिमिनेशन जो होती है उसको हमने डिस्कस करना है। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, तो ये हमने आज इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। स्टार्टिंग विद कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब खुफिया रखना, ठीक है। उर्दू में इसको खुफिया रखना ही कहते हैं कि जब आप मालूमात को खुफिया रखें। An ethical value that safeguards the information of clients, employees, and company in conjunction with the disclosure of only appropriate confidentials. तो बेसिकली जब आप क्लाइंट के या दूसरे एम्प्लॉयज के या कंपनी के जो कॉन्फिडेंशियल्स हैं वो जो है उसको डिस्क्लोज ना करें, तो इसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लाइन ऑफ सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। लेट्स से बैंकिंग में है काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग में ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स आपके उनके फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स को वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपके कस्टमर्स कि आप उसको शेयर नहीं करेंगे। इसी तरह आप लेट्स से हम इन दिनों सोशल मीडिया है उसको यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे आए दिन कभी व्हाट्सएप पे कभी फेसबुक पे यही इल्ज़ाम आता रहता है कि भाई इन लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी जो है बेसिकली उसको जो है उसे गैराज में बेसिकली उन लोगों ने आपके मालूमात को नहीं रखा, वो शेयर करते हैं बाकी एडवर्टाइजर्स के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज तो फिर भी ठीक है, हम कौन सा वो तीर मार रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजर्स के साथ ये इशू आता है कि जब आपके पास आप सर्फिंग करते हैं, आप इस जो है सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो आपके पास ऐसे एड्स आते हैं जो कि आपको डायरेक्टली टारगेट करते रहते हैं। तो क्यों, उस किस चीज की बेस पे, आपकी मालूमात आपकी कॉन्फिडेंशियल्स के ऊपर बेस करके वो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके ऊपर लागू करते हैं। The duty of confidentiality is to the duty to keep secret all information deemed desirable to keep secret। अब ये है कि अब मैं हूं आपका टीचर हूं, ठीक है, तो मैं ये जो है वो करूंगा कि मेरे कुछ इंफॉर्मेशन, लेट से मेरा सेल फोन नंबर है, तो वो मैं सीआर साहब से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई ज्यादा शेयर ना करें स्टूडेंट्स के साथ
मेरे ये इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, इंस्टेड आप मेरा ईमेल एड्रेस शेयर करें। तो ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी के ज़मरे में ही आता है कि भाई जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, देखें आपको नाम आता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस शेयर कर लें, सेल फोन नंबर शेयर ना करें, ताकि मुझे स्टूडेंट कांटेक्ट करें तो उस प्रॉपर चैनल के साथ करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हम कुछ डिजायरेबल फैक्ट इसमें होता है, इन्फो होता है, कुछ अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल तो मैं खुद कहता हूं कि जी ये शेयर करें, ठीक है। तो ये फिर जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आता है कि कुछ क्रेडेंशियल शेयर करें, कुछ ना करें। ये हर बंदे की, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है। अच्छा, तो इसमें देखें डीम्ड बाय हुम हमने कहा है कि आपके पास कुछ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ अनडिजायरेबल होती है। बेसिकली इट इज एनी इंफॉर्मेशन दैट एम्प्लॉयर और क्लाइंट वुड लाइक टू हैव केप्ट सीक्रेट टू compete effectively against business rival। तो जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसी एजेंसीज जो कि कोई प्रोडक्ट सप्लाई करती है मार्केट में, तो वो कंपनी चाहती है कि उनके जो इन्फो है, लेट्स से उसके उनके डिजाइन हैं या उनकी प्रोडक्शन पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज जो हैं, जो कि उनके प्रोडक्ट को नुमाया करती है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखती है, ताकि वो मार्केट में कंपटीटर्स का जो है मुकाबला कर सके। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वो कंपनी चाहती है कि उनकी कॉन्फिडेंशियल रहे और उनके एम्प्लॉयज किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। Often this is understood to any data concerning the company's business or technical processes that are not already public knowledge। तो ऐसे नॉलेज जो कि एक कंपनी के वो चाहती है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, पब्लिक को उसका ना पता चले, तो ऐसी इस मामले में आपको कॉन्फिडेंशियलिटी बीइंग एन एम्प्लॉय ये आपके ऊपर लाजिम और मलजूम होती है। Although this criteria is somewhat vague, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, it clearly points to the employer and client as main source of the decision as to what information is to be treated as confidential। तो बस ये एम्प्लॉयर और आपके जो क्लाइंट है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की नॉलेज आपको कहता है कि इसको आपने होल्ड पे रखना है और किस किस्म की नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपके पास 3 फॉर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और भी आपके पास जितना जितना हम आगे की तरफ मूव करेंगे या एडवांस में जाएंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी की काफी ज्यादा फॉर्म्स आपके पास हैं। लेकिन जो मेन 3 फॉर्म्स हैं, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, इसको वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। Proprietary information of former employee. A common problem involving the improper use of information is the violation of proprietary information of a former employee. Like using designs and other proprietary information of a former employee can be dishonest and may even result in legal action. So let's say आप एक कंपनी में जॉब कर रहे थे and you switch over to another company। तो आपने तो बेसिकली आपने उस कंपनी की पेरोल से खत्म हो गए, दूसरी कंपनी में चले गए। अब ये नहीं कि आप दूसरी कंपनी में गए तो आप अपनी पुरानी फॉर्मर जो कंपनी थी उसकी मुतालिक जो इंफॉर्मेशन थी, उनके जो कॉन्फिडेंशियल थे, वो आप यहाँ पे शेयर करेंगे, नहीं जी। क्यों? बेसिकली ये आपका हम मोस्टली जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं वहाँ पे हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी के मुतालिक कि भाई आप लोगों ने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी, और इन फ्यूचर आप अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो आप लोगों ने वहां पे भी हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज नहीं करना या उसको लीक नहीं करना। तो ये आपके पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि अब देखते हैं हर बंदा जो है लेट से 5-10 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में गुजार ले तो वो स्विच करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू के मुताबिक जॉब की जो उसको सैलरी वगैरह मिलती है, उसको जो पर्क्स मिलते हैं, तो वो उसको जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन न्यू में उसको काफी ज्यादा मराहत मिलती हैं। तो ये तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें यही है कि कंपनियों ने इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन जो करते हैं ताकि अगर उनके एम्प्लॉयज किसी दूसरी जगह पे जाए तो उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रह सके।
ये बहुत बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत होता है। इसी तरह आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लें, जिस भी फील्ड की बात कर लें, तो ये स्विच ओवर काफी ज्यादा होता है। तो ये थी फॉर्मर एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन के मुतालिक हमने जो बात की है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके पास ट्रेड सीक्रेट्स, पैटेंट्स और ट्रेडमार्क्स, ये बेसिकली होते हैं क्या चीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये हमने जो है एंटरप्रेन्योरशिप में काफी डिटेल में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? द फॉर्मूलाज, पैटर्न्स दैट आर यूज्ड इन बिजनेस टू गेन एन एडवांटेज ओवर द कंपेटिटर्स। पैटेंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स issued by government that allow the owner of the patent to exclude other from making use of patented information for 20 years or something। ठीक है। Trademarks are words, phrases and designs associated with goods or services। कोका कोला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो आपके पास क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती है, इसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है। अब ये नहीं कि आप ट्रेड सीक्रेट्स, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, लेट्स से वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा था जिसमें उन लोगों ने एक स्पेसिफिक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया हुआ था जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी क्या थी, काफ़ी इनहेंस थी एज कम्पेयर टू द कंपिटिटर्स। तो आप उस कंपनी को लीव करते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं और आप उनका ट्रेड सीक्रेट को यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली आपने एक अनएथिकल काम किया है और यू आर लायबल टू लीगल एक्शन। लेकिन ट्रेड सीक्रेट में फिर भी इतना खास लीगल एक्शन नहीं होता, इसमें आपका अपना कॉन्शियस, आपको ज़मीर मोस्टली इफेक्ट होता है। पैटर्न्स के मामले में ऑफ कोर्स यू आर लायबल फॉर लीगल एक्शन जब आप किसी दूसरी कंपनी के पैटर्न्स को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरह ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स तो ये तो हम देखते रहते हैं, ट्रेडमार्क्स तो बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में कॉपी होते रहते हैं। कभी जो है अब मैं अपनी उसकी एक दो दिन पहले की मिसाल ले लूँ कि मेरा सेकंड कज़न है, उसकी जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाता है। तो सर्फ की कंपनी में उसने बूम बूम सर्फ नाम रखा हुआ था। तो बूम बूम बेसिकली क्या है, एक च्युइंगम का भी वो है, एसोसिएटेड है कि एक च्युइंगम है जो उसका नाम बूम बूम है, जिसकी एम्बेसडर शायद अफरीदी हैं या थे, और इसी तरह शायद अफरीदी से भी एसोसिएटेड है। तो उसने क्या किया है, बेसिकली एक ट्रेडमार्क का अब्यूज किया हुआ है, अनएथिकल काम किया हुआ है। ठीक है। तो ये भाई बात आ गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉन्फिडेंशियलिटी की। फिर है क्लाइंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अब एन engineer can abuse client professional confidentiality in two ways. They may break confidentiality when it is not warranted, and secondly, they may refuse to break confidentiality when higher obligation to a public requires it. अब इस तरह है कि क्लाइंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होती है। लेट्स से यू आर, आपके पास आपकी कंसल्टेंसी है और आप जो है आप डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, आप मुख्तलिफ लेट्स से ब्रिजेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो आप प्रोफेशनल हैं और वो आपके क्लाइंट हैं। अब इस तरह है कि आपने एक ठेकेदार आया कि भाई मुझे इस तरह का ब्रिज, इवन दो रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रेंथ की है, लेट्स से जो भी यूनिट है 5000 यूनिट, लेकिन तुम मुझे ऐसा ब्रिज डिजाइन करके दो जिसका मटेरियल उसमें कम यूज हो, इवन दो उसकी स्ट्रेंथ हो लेट्स से 4000 यूनिट। तो अब क्या हो गया, ये कॉन्फिडेंशियलिटी तो आपके पास रही है, लेकिन ये अब आप इसको डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप इसको डिस्क्लोज करते तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर इथिकली बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर नॉट टू डिस्क्लोज दिस। लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कानूनी और वो फर्ज है कि आप भाई आप शेयर करें इसको हायर अथॉरिटीज के साथ कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये ब्रिज बना रहा है, इवन दो रिक्वायरमेंट वाज 5000 यूनिट्स एंड ही इज मेकिंग डू विद द स्ट्रेंथ ऑफ 4000 यूनिट। तो आया ये भी आपके पास एक सिनेरियो है, ये थोड़ा सा मॉरल डिलेमा की शक्ल में आपके पास आ रहा है कि आप क्लाइंट की परवाह करेंगे या पब्लिक इंटरेस्ट की यहाँ पे परवाह करेंगे। लेकिन इस बिलखसूस इस टाइप ऑफ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को हम बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप के ज़मरे में लेके आएंगे। किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। अब जब कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमने डिस्कस कर ली, अब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
ये क्या चीज है? प्रोफेशनल्स conflict of interest are situation where professionals have an interest that if pursued might keep them from meeting the obligations to their employer or clients. Sometimes such an interest involves serving in some other professional role, say as a consultant for a competitor's company. Other times it is more personal interest, such as making substantial private investment in a competitor's company. अब इस तरह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? लेट्स से आपके पास एक कंपनी है, आप लेट्स से एनएचए में काम कर रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, आप यू आर वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर देयर। अब इस तरह है कि उन लोगों ने कुछ टेंडर दिए हुए हैं, कुछ लेट्स से रोड है, रोड कंस्ट्रक्शन आप लोग वहां पे उसके ठेके दिए हुए हैं। अब मुख्तलिफ फर्म्स आती हैं, बिडिंग वगैरह करती हैं, ठीक है, उसमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन आपका झुकाव एक फर्म है, लेट से जो भी उसका नाम है, फर्म एक्स, आप उसको फोकस उसको उस पर ज्यादा वो करते हैं, उन पे फोकस ज्यादा करते हैं। क्यों? लेट से आपका फ्रेंड है, वो उसको ओन करता है, या आपकी अपनी कंपनी जो है वो अपनी उस कंपनी में जो कंपनी एक्स है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आपके शेयर्स मौजूद हैं। तो बेसिकली दिस इज द क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपका जो प्रोफेशनल बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनएच है, आपका जो आपकी एम्प्लॉयशिप है आपसे जो मांगती है, और बीइंग क्या कि आप अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस मामले में क्या होगा भाई? आपका फोकस, आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा आपके इंटरेस्ट का, ठीक है, दिलचस्पी आपकी जो होगी वो डबल हो रही होगी। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको अवॉइड करना चाहिए। यही वजह है कि आपके पास लेट से जजेस वगैरह होते हैं, तो अब जब देखते हैं कि कोई केस है जिसमें उसके अपने रिलेटिव्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो इथिकली वो क्या कर लेते हैं, वो उस केस से माजरत कर लेते हैं। तो इवन दो हमने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि ये ऐसा सिचुएशन बहुत कम होती है हमारे इलाके में, कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके रिजाइन कर लें या साइड पे हो जाएं किसी भी काम से। हम तो हमारे तो यही क्या कहते हैं, इंटरेस्ट होता है कि हम एक ऐसी जगह पे एक ऐसा काम करें जिसमें हमारा भी फायदा हो या हमारे जानने वालों का भी फायदा हो। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ये दो चीजें हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। A student, for example, may have interest in excelling on 4 final exams. Let's say आपके भी एग्जाम्स आ रहे हैं और उसमें आपके पास उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके पेपर आपने देने हैं। तो she knows, however, that there is time to study adequately for only 3 of them. So she must choose which interest not to pursue. In this case, conflicting interest means a person has 2 or more desires that cannot all be satisfied given the circumstances. But there is no suggestion that it is morally wrong or problematic to try pursuing them all. By contrast, in professional conflict of interest, it is often physically or economically possible to pursue all the conflicting interests, but doing so would be morally problematic. लेट्स से एग्जांपल मैं दे दूं, आपके भाई का होटल है, ठीक है, अब उसमें ये हुआ है कि आप लोग फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि जी डिनर पे जाना है। अब कोई कहता है इधर जाते हैं, कोई कहता है इधर जाते हैं। आपने तो भाई का जबरदस्त सा होटल है, अच्छा सा, काफी अच्छा चल रहा है, आप इस तरह करते हैं कि आप उनको कहते हैं कि भाई ये होटल है, लेट्स से हबीबी, उधर जाते हैं, काफी अच्छा होटल है। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। शायद हबीबी होटल इतना अच्छा ना हो, लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं दोस्त हैं तो एक तो मैं ले जाऊंगा उधर, तो खाना भी खा लेंगे और फायदा भी घर पे ही आ जाएगा। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा मॉरली या थोड़ा सा अनएथिकल है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है कि आप किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिशेस हैं, तो आप कहते हैं कि 4 डिशेस हैं काफ़ी जो उनकी मकबूल हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी हम बंदे कम हैं और 4 डिशेस ऑर्डर करेंगे तो हम पे ज़्यादा पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ ये आप
3 डिशेस ऑर्डर करेंगे, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका एथिकली या मॉरली कोई भी अब्यूज नहीं हो रहा, सिर्फ आपके ये कि आपकी जो दिलचस्पी है, लेट से 4 चीजों में थी, 4 की जगह आप उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि 4 तो आप चारों के 4 आप जो है डिशेस ऑर्डर नहीं कर सकते, तो आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इंस्टेड ऑफ 4 आप उसमें से 3 जो है सेलेक्ट करते हैं और वो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये है फिनोमेनन किस चीज का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में जो फर्क है, तो ये उसके मुतालिक बात हमने की है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, because of great variety of possible outside interest, conflict of interest can arise in innumerable ways and with many degrees of subtlety. We will sample only a few of more common situations involving अभी gift and bribes and kickbacks, interest in other companies and insider information। तो conflict of interest की जो है मुख्तलिफ situations होती हैं, जो जिसकी वजह से क्या होती है, आप जो है आप इसकी तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वन, गिफ्ट, ब्राइब एंड किकबैक्स। आप जो है लेट्स से कोई गिफ्ट मिल रहा है या कोई ब्राइब वगैरह मिल रहा है, किकबैक मिल रही है, परसेंटेज मिल रही है, तो आप क्या है उसकी बेस पे जो है आप एक जो है इमोरल फैसला करते हैं, या ठीक है, या आप कहते हैं कि जो कंपनी है, दूसरी कंपनी है, उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं, आप एक कंपनी में हैं और आप एक दूसरी कंपनी है जिसमें आप शिफ्ट ओवर करना चाहते हैं, तो आप उस दूसरी कंपनी को किसी तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। इस तरह इनसाइडर इंफॉर्मेशन, आप उनसे कोई इंफॉर्मेशन ग्लीन करना चाहते हैं उस दूसरी कंपनी से, कोई टिप्स वगैरह, तो ये आपके पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जिसमें आपको इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास मुख्तलिफ केस स्टडीज हैं। अच्छा, एक दो इसको डिस्कस कर लेते हैं इसमें से। इसमें से छोटा सा कौन सा है? अच्छा, एक कंपनी है अमेरिकन पोटाश एंड केमिकल कॉरपोरेशन, ठीक है। इन लोगों ने केमिकल इंजीनियर की पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की है, विद हैविंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस विद टाइटेनियम ऑक्साइड। जो है इन लोगों ने कोई एलॉय है जिसकी वो कहते हैं कि इसके एक्सपर्टीज बंदों की उसकी इनको जरूरत है। इट सक्सीडेड इन हायरिंग एन इंजीनियर हु हैड फॉर्मरली सुपरवाइज्ड इन डुपॉन्ट, डिनोर्स एंड कंपनी, ठीक है। एक दूसरी कंपनी थी जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड पे ही काम कर रही थी। डुपॉन्ट वेंट टू कोर्ट, जो कंपनी थी वो जो उसकी फॉर्मर कंपनी थी वो कोर्ट चलेगी, एंड सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग एन इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग द इंजीनियर फ्रॉम वर्किंग ऑन अमेरिकन पोटाश टाइटेनियम ऑक्साइड प्रोजेक्ट्स। The reason given for the injunction was that it would be inevitable that the engineer would disclose some of the DuPont's trade secrets. ठीक है, डिफेंड योर व्यू एज टू वेदर द कोर्ट इंजंक्शन वाज मॉरली वारंटेड और नॉट। अब देखें, आप हैं लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड को डील करती है। आप दूसरी कंपनी में जाते हैं जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड को डील कर रही है, लेट्स से नई कंपनी है, तो बेसिकली यू विल बी टेकिंग अलोंग द ट्रेड सीक्रेट, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सारी अपने साथ लेके जाएंगे उस कंपनी में, क्योंकि जहन में जो आपके पास मौजूद है वो तो कोई रिमूव नहीं कर सकता। तो अब जो पहली वाली कंपनी है वो केस कर लेती है कि अदालत में कि भाई ये बंदा है, ये गया है, उसके पास हमारी जो है काफी क्रिटिकल नॉलेज है, काफी कॉन्फिडेंशियल डाटा इसके पास मौजूद है जो कि इसको याद है एक किस्म से, तो आपको वो रोकेंगे कि भाई आप इस प्रोजेक्ट्स पे दोबारा काम ना करें। तो आया ये मॉरली जस्टिफाइबल है कि नहीं है? तो ये आपके पास क्या है, एक मॉरल डायलेमा आपके पास आ गया। अच्छा, इस तरह Henry is in a position to influence the selection of suppliers for a large volume of equipment that his firm purchases each year. At Christmas time, he usually receives small tokens from several salesmen, ranging from expensive ballpoint pens to a bottle of liquor. This year, however, one salesman sent an expensive briefcase stamped with Henry's initials. Should Henry accept the gift? Should he take any further course of action?
तो ये भाई एक बहुत कॉमन चीजें हैं, जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपको ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ कि भाई हम टीचर्स हैं, ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट है, वो कोई हमारे पास गिफ्ट लेके आता है, इवन दो अनइंटेंशनली, या वो क्या कहते हैं अकीदत से लेके आता है, लेकिन वो मैं हम अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूँ कि जब तक आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने मुझे एक क्या कहते हैं वो भी नहीं देना, टूथपिक भी नहीं देना, ठीक है। आप इंशाल्लाह ग्रेजुएट होंगे, जो है उसके बाद आपके पास आप अपनी कमाई करेंगे, उसके बाद आप जो भी गिफ्ट लेके आते हैं तो वो हम खुले दिल से कबूल करेंगे। तो ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुतालिक बात थी। एक स्टोरी भी कर लेते हैं, दरमियान में आ गई है इसी स्टूडेंट्स के मुतालिक। तो भी मैं तकरीबन 3-4 साल पहले जिम जाता था, ठीक है, तो वहां पे उस टाइम मैं सरहद यूनिवर्सिटी में था। तो भाई इस तरह है कि वहां पे एक स्टूडेंट भी आता था, तो हर रोज उससे मुलाकात होती थी, सलाम दुआ। काफी मैं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के बाहर में अगर स्टूडेंट को देख लूँ तो काफी गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल करता हूँ, काफी अच्छा मिलता, ठीक है। अब वो स्टूडेंट को, उसको भी मैं लेट से हर रोज, आप देखें, खुद देखें कि 20 हर हफ्ते, हर दिन, हफ्ते में हर दिन उससे मिलता हूँ, सलाम दुआ होती है। उसके बाद वो अपने जिम में लगा रहता था, मैं खुद अपने काम में लगा रहता था। लेकिन इस तरह था कि कुछ लेट से महीनों बाद पेपर हुए, पेपर में भाई वो बैठा हुआ है और काफी वो क्या कहते हैं गलत हरकतें हो रही थी, कभी इधर तांका झांकी, कभी उधर। तो मैं थोड़ा सा अगर कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो मैं डायरेक्ट उसके स्टैंड लेता, लेकिन वो थोड़ी सी, वो मेरी आंखें भी उससे क्या कर रही थी, उसकी थोड़ा सा वो पासदारी हो रही थी या जो भी थी, थोड़ा सा मैंने उसको इग्नोर किया। फिर जब मैंने देखा कि उसने एक चिट्ठी निकाली, तो फिर मुझसे वो क्या, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिर वहां पे, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो फिर मेरे जमीर ने मुझे बहुत ज्यादा झंझोड़ा। तो फिर भी मैंने इस तरह नहीं किया कि मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ मेरा जो दूसरा हेल्पर था, इन्विजिलेटर था, जो कि उस टाइम ऊँग रहा था, मतलब वो गायब दिमाग था, ठीक है। तो उसको मैंने जगाया कि भाई ये सामने थर्ड रो में थर्ड स्टूडेंट पे के पास कुछ मौजूद है मवाद, काइंडली उसके पास जाएं। तो मैं इधर उधर हो गया, और उसने क्या कर लिया, अपर हैंड कर लिया। उसके बाद उसने तो पेपर कैंसिल करने का इरादा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत उसको वो कर लिया, क्योंकि तो ये स्ट्रेटेजी थी जो भी था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि शुरू में उसको थांका जांकी पे मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। तो ये क्या है, ये आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इशू है कि बगैर कुछ लिए दिए, लेकिन वो क्या कहते हैं वो उसकी पासदारी फिर भी मैंने थोड़ी बहुत की है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये आपके पास इस चीज का आपको सामना करना पड़ेगा। आप ऑर्गेनाइजेशन में लेट से कोई बंदा है जो कि आपके गांव का है, तो ये हमारी बेसिकली हमारी अपनी क्या कहते हैं साइकोलॉजी में है, ह्यूमन साइकोलॉजी में, कि हम लेट से आप जाते हैं किस जगह पे और आप देखते हैं कि कोई बंदा है, या आप अपनी स्टूडेंट्स अपनी उसकी क्लास की मिसाल ले लें, ऐसे बंदे हैं जो अब लेट से आपकी क्लास फेलो रह चुके हैं या आपके गांव के हैं, तो आप उनकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता है, ठीक है। आप उनको ज्यादा फोकस देते हैं एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसको आप बीइंग एन एथिकल एंड मॉरल पर्सन आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। आपको जो है बयास नहीं होगा आप किसी को फेवर इस हवाले से कि आपके उसके साथ आप उसको जानते हैं या आपको कुछ फेवर वो आपको देगा, तो इस बेस पे नहीं करना चाहिए। अच्छा जी। इसके मुतालिक वो एक हदीस भी थी जिसमें एक अरब में जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी बड़े ख़ानदान की औरत ने जो है चोरी की थी। तो चोरी की उस टाइम सज़ा हाथ काटना था। तो उन कबीले के जो मशरान थे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनसे कहा कि भाई ये इस बड़े ख़ानदान की बेटी है और आप इसको काइंडली माफ़ कर लें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका भी मैं हाथ काटता। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है हमारे दीन ने कितने ज्यादा सख्ती से कॉन्ट्रडिक्ट किया हुआ है कि नहीं जी, आप लोगों ने ये काम अपनी फेवर के लिए, अपने फायदे के लिए, आप लोगों ने दूसरों के फायदे को पे फोकियत आपने नहीं देनी, अपने फायदे को।
तो ये आपके पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ केस स्टडीज थी। ये बाकी भी दो हैं, इसी इनका भी जो है मेन थीम है वो इसी जो हमने 3 और 5 डिस्कस कर ली हैं, तो इसी के मुतालिक है। अच्छा, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अच्छा, ये पहला एग्जांपल। नो सर। अच्छा, पहले एग्जांपल, who owns your knowledge? कैन द प्रोसेस इंजीनियर फॉर स्टारडस्ट केमिकल कॉर्पोरेशन। कैन एक बंदा है, प्रोसेस इंजीनियर है, स्टारडस्ट केमिकल कॉर्पोरेशन है, वहां पे he has signed a secrecy agreement with the firm that prohibits his divulging information that the company considered proprietary। ठीक है, स्टारडस्ट। सर जी जी बच्चे। सर ये अमेरिकन केमिकल कॉर्पोरेशन के बारे में मुझे क्वेश्चन पूछना था, ये पहला एग्जांपल हाँ, तो पहला एग्जांपल इसके उसको मैं बारे में। रीड, हाँ उसको मैं रीड करता हूँ, तो फिर सर ये उसके क्या, बाद। जी जी सर ये थर्ड नंबर जो है अमेरिकन पोटाश एंड केमिकल कॉर्पोरेशन वाला जो है। जी 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 पूछें। सर इसमें जो इंजीनियर के बारे में कोर्ट ने जो फैसला किया था, तो सर अगर उसका वो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, तो अगर वो उसमें काम नहीं करेगा तो वो फिर मतलब कैसे अपने फील्ड में एक्सेल करेगा? ये देखें, आपको ये मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है ट्रेड सीक्रेट, या आप कह लें कि उस कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है। आप लेट्स से काम कर रहे हैं ऐसी कंपनी में जो कि आम कंपनी है, लेट्स से आप किसी जूस की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आप पेप्सी में काम कर रहे हैं, तो आप लेट्स से पेप्सी से स्विच ओवर करते हैं कोका कोला, तो आपके पास कोई ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि वो पेप्सी कहेगी कि जी आपने उसको कोका कोला को प्रोवाइड किया। आप वहां पे लेट्स से बॉयलर को रन कर रहे थे, बॉयलर किसी दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टी है, आपने कोका कोला में आए हैं, आप वही बॉयलर रन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास कोई ट्रेड सीक्रेट आप नहीं लेके गए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मैं पेप्सी का फार्मूला, लेट्स से आप केमिकल इंजीनियर है, आपको पेप्सी का फार्मूला आता है, इवन तो पाकिस्तान में हमारे पास पेप्सी का फार्मूला नहीं है, उसके इंग्रेडिएंट्स अभी भी बाहर से आते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उसको मिक्स अप करके उसको प्रेशराइज करके सप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास लेट्स से पेप्सी का फार्मूला है, अगर आप वो लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली पेप्सी विल बी सूइंग यू कि भाई इन लोगों ने हमारा जो टेस्ट था, इस बंदे ने ये लेके गए, इसको कोक को प्रोवाइड किए, तो इसने खिलाफ वर्जी की है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी की। इसी तरह अगर आपके पास लेट्स से आप टाइटेनियम ऑक्साइड, क्या है बेसिकली, आप टाइटेनियम कोई काफी महंगा मेटल है, ठीक है, एलॉय है, तो ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज होता है, आपके पास वेपनरी में भी यूज होता है। तो आप अगर वो लेके गए हैं, उसका फार्मूला उस कंपनी वो बना रही थी, तो काफी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी, तो ये उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को टारगेट कर रहे हैं, एक्सपर्टीज को टारगेट नहीं कर रहे। यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, लेट्स से आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उस कंपनी से आप स्विच ओवर करते हैं दूसरी कंपनी में, वहां पे भी आपने मेंटेनेंस ही करनी है, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट वहां पे लगा हुआ है, लेट्स से कंपनी 1 ने भी चाइना से खरीदा था और कंपनी 2 ने भी चाइना से खरीदा था, आप उसी इक्विपमेंट को रन कर रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है क्योंकि आपका एक्सपर्टीज है। लेकिन अगर आप किसी वाइटल चीज को डील कर रहे हैं, लेट्स से आप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए और तैयार कर रहे हैं, अब ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, आप एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे हैं और आप वहां पे, इसी वजह से आप देखते हैं एटॉमिक एनर्जी हमारे पाकिस्तान में पीएसी, उनकी काफी मजबूत बॉन्ड होते हैं, वो जब एम्प्लॉइज को इंटेक करते हैं तो उनसे वो क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी वो उनसे एक किस्म से लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप काम कर रहे हैं, आप ऐसी चीजों पे काम कर रहे हैं जो कि काफी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, और अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे उसको लीव करके, तो पहले तो आपको वो छोड़ते नहीं है, उसके बाद अगर छोड़ भी दिए तो आपके पीछे एजेंसियां आपकी फुली मॉनिटरिंग कर रही होती है कि भाई ये बंदा है, इसके पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, कहीं लीक तो नहीं कर देगा। तो इसकी मिसाल आपके पास मैं आपको दे दूं, मैं जब ग्रेजुएट नहीं हुआ था, हमारे एक 2-3 फ्रेंड्स थे जो कि डिप्लोमा होल्डर्स थे, वो ऑलरेडी एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे थे, तो जब मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था और उसी टाइम हम एक इंडक्शन हुई थी एटॉमिक एनर्जी की, तो एक प्रोजेक्ट था, तो उसकी हम सब स्टूडेंट अपने फेलोज ने अप्लाई किए, वो एक दिन टेस्ट था, वो मैंने क्लियर कर लिया पूरी, ठीक है, टेस्ट भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू में भी गया, इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली मैं, इवन दो टेस्ट मेरा बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पे था, लेकिन इंटरव्यू में मुझे उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया।
तो उसके बाद मैं बड़ा खफा था, तो मेरा फ्रेंड जो कि ऑलरेडी होम टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था शुरू में, तो वो खुश था, वो मुझे वो दे रहा था, टिप्स दे रहा था कि इंटरव्यू में ये बोलना है, ये करना है, इस टॉपिक को कवर करो। लेकिन जब नहीं हुआ तो उसने कहा कि अच्छा है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग किसी को हमें हज के लिए लेट से उसने मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं हज के लिए जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा इसी वजह से, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो फिर तुम्हें ये लोग छोड़ते ही ना। तो ये आपके पास इसमें काफी फर्क है। एक है, एक वो क्या कहते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट को शेयर करना, नहीं आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट को शेयर नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक्सपर्टीज है जो कि जनरल एक्सपर्टीज है। यस, यू आर लेबल, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप लेट से जो भी काम कर रहे हैं दूसरी कंपनी में आपने वही काम करना है, तो आप यस यू कैन डू दैट। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अच्छा, प्रोफेशनल राइट्स, we now turn to the respect for rights of engineers and others. अब राइट्स क्या हैं, उनके हकूक क्या हैं इंजीनियर्स के या प्रोफेशनल्स के? Engineers have several types of moral rights which fall into sometimes overlapping categories of human, employee, contractual and professional rights. तो भाई इंजीनियर्स के काफी राइट्स होते हैं जो कि मोस्टली वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं ह्यूमन राइट्स के में, और एम्प्लॉय के राइट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल वही राइट्स जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है। इंजीनियर्स के राइट्स में और बाकी प्रोफेशनल्स के राइट्स में कितना खास फर्क नहीं होता, थोड़ा सा यही है कि टेक्निकल काम कर रहे होते हैं तो टेक्निकली उनको टेक्निकल अलाउंस की जो है जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन बाकी जो उनके वो हैं वो सारे एम्प्लॉय राइट्स जो होते हैं वही उनके ऊपर लागू होते हैं। एज ह्यूमंस, इंजीनियर्स हैव फंडामेंटल राइट्स to live and freely pursue their legitimate interest, which implies, for example, rights not to be unfairly discriminated against in employment on the basis of sex, race और एज। तो ये तो पहला आपके पास राइट है कि आपके पास जिस जगह पे भी काम करते हैं तो आप ऐसा ना हो कि आपको रेस की बेस पे या मेल है या फीमेल है इसकी बेस पे या एज की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, एज एम्प्लॉइज इंजीनियर्स हैव स्पेशल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू रिसीव वन सैलरी इन रिटर्न फॉर परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी एंड द राइट टू एंगेज इन नॉन वर्क पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वंस चूजिंग विदाउट रिप्राइजल और कोएर्जन फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो भाई आपका राइट है कि आपके पास आपको सैलरी मिले, या अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो कि आपके जो है इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा और वर्क से रिलेटेड नहीं है। अब वर्क वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होती हैं आपके पास मुख्तलिफ, आप लेट से वर्कर्स यूनियन होती है या एसोसिएशन होती हैं, तो वो फिर कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आया उन लोगों ने अलाउ किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ। लेकिन जनरली इन हाउस या इन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की हम बात नहीं कर रहे। लेट से आप जब लेट से मैं जो है यूटी का एम्प्लॉय हूं और आई एम ओपन कि मैं पीटीआई को वोट दूं या मैं पीएमएलएन को वोट दूं या पीपल पार्टी को वोट दूं, मुझे ये राइट अपना मुझे हासिल है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इट कैन नॉट फोर्स मी, ठीक है, टू बी इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, as professionals, engineers have special rights that arise from their professional role and the obligation it involves. We begin with professional rights. तो engineers के professional rights क्या होते हैं, पहले उसको डिस्कस करेंगे। 3 professional rights have special importance. The basic right of professional conscience, the right of conscience, अब ये यहाँ पे C होता है और S होता है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा जो है क्या कहता हूँ, थोड़ा सा फंस जाता हूँ। तो द राइट ऑफ कॉन्शियस रिफ्यूजल एंड द राइट ऑफ प्रोफेशनल रिकग्निशन, तो ये 3 प्रोफेशनल राइट्स हैं जो कि इंजीनियर्स को जो है वो हासिल होने चाहिए। क्या क्या है इसको डिस्कस करते हैं। राइट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्शियस मतलब आपका ज़मीर, आप अपनी ज़मीर की आवाज़ को फॉलो करें, तो ये आपके पास क्या है, ये फर्स्ट प्रोफेशनल राइट है। द राइट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्शियस इज द मोरल राइट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन परस्यूइंग प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। परस्यूइंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व एक्सरसाइजिंग बोथ टेक्निकल जजमेंट एंड रीजन मोरल कन्विक्शन। अब देखें, आप बीइंग लेट्स से आप इंस्पेक्शन इंजीनियर है जो कि चेक कर रहे हैं जी किस चीज को, क्वालिटी ऑफ फ्यूल को, पेट्रोल की क्वालिटी को आप क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। अब आपका सीनियर जो भी है वो आपको कहते हैं कि जी लेट से ये पंप है, ये उसका उधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, वो पंप में उसके शेयर हैं। आपको कहते हैं कि जी इवन दो इस पंप के फ्यूल की क्वालिटी बेकार है, लेकिन आपके पास क्या है, आप
इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपका राइट को वो अब्यूज कर रहा है। बेसिकली दिस कंपनी या योर सीनियर इज अब्यूजिंग द राइट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्शियस। आपकी जो जमीर की आवाज है वो उसको दबा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, आप वो कहते हैं कि जी वो हदीस है कि अगर आप किसी चीज बुरा होते देखो तो पहले हाथ से रोको, हाथ से नहीं तो जुबान से, जुबान से नहीं तो उसको दिल में बुरा समझो। आपकी बेसिकली क्या है, ये जमीर की आवाज की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी ये चीज है, एक ऐसी चीज है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा फ्यूल है जो कि जिसकी क्वालिटी खराब है, तो पब्लिक इसको यूज करेगी तो उनकी गाड़ियों में मसले आएंगे, उनको माइलेज कम मिलेगी, उनको जो पैसे वो दे रहे हैं उसके मुताबिक सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। तो ये आपके पास आपका प्रोफेशनल राइट है कि जो आपको कोई चीज इथिकली या मॉरली अनजस्टिफाइड लग रही है तो आप उसके खिलाफ फैसला दें। ठीक है, तो ये है राइट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्शियंस। फिर है राइट ऑफ कॉन्शियंटस रिफ्यूजल। ये भी है कि अगर आपको आपकी जमीर की आवाज कहती है कि ये चीज बुरी है, आप इससे रिफ्यूज करेंगे, इससे मना करेंगे, तो आपको ये हक प्रोवाइड करना चाहिए। आप कहते हैं कि जब आप गए हैं और आपने उस कंपनी का फ्यूल चेक किया है और जो कि उसकी क्वालिटी खराब थी, आपने कहा कि जी इस कंपनी को सील कर दो, बंद कर दो, ये कंज्यूमर्स को, पब्लिक को फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये आपने रिफ्यूज किया। तो आपको ये रिफ्यूज करने का अख्तियार होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपका बड़ा आ गया, सीनियर आ गया, जिसने आपको कहा कि नहीं जी बस जो हो रहा है होने दो। तो ये आपके पास आपका राइट है कि आप किसी चीज से रिफ्यूज कर रहे हैं, आपको एक चीज अनएथिकल लग रही है, आप उससे रिफ्यूज कर सकें। द राइट ऑफ कॉन्शियस sorry it is the right to refuse to engage in unethical behavior and to refuse to do so solely because one views as it is as unethical. This is a kind of second order right. It arises because other rights to honor moral obligation within the authority-based relationship of the employment sometimes come into conflict. तो भाई आप किसी देखते हैं कि कोई अनएथिकल काम हो रहा है, आप जो है आप कहते हैं कि जी मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो आपको ये राइट आपकी कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये उनका जो है राइट है कि वो आपको ये रिफ्यूज करने की या इस काम से मना करने की अथॉरिटी आपको दी गई है, तो वो आपको फुली प्रोवाइड करे। ठीक है, आप इस किसी चीज से मना करते हैं ताकि वो चीज दोबारा ना हो। आपने देखे कि भाई जो पेट्रोल सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी खराब है, ऑक्टेन नंबर उसका लोअर है, इन कंट्रास्ट लेट्स से पाकिस्तान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक नहीं है, तो आपको उनको जो जिस फर्म की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कैंसिल करते हैं तो या उसको आप रिफ्यूज करते हैं कि यू शुड नॉट सप्लाई टू द जनरल पब्लिक, तो ये राइट आपको जरूरी हासिल होना चाहिए, ये आपका राइट है। राइट ऑफ रिकग्निशन। आप भी किसी जब कंपनी में काम कर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, आपने मेहनत करके आप अपना काम काफी दिल जोशी और अपना दिल लगा के अपना काम करते हैं, तो जिससे कंपनी को फायदा पहुंचता है, तो यू शुड बी रिकग्नाइज फॉर दैट। ठीक है, इंजीनियर्स हैव अ राइट ऑफ प्रोफेशनल रिकग्निशन फ्रॉम देयर वर्क एंड अकम्प्लिशमेंट। आप कोई प्रोजेक्ट है, आपने उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को आपने काफी दिल लगा के सुपरवाइज किया और आप उसमें कामयाब हो गए, तो आपको कुछ इनाम, कुछ रिकग्निशन, कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। पार्ट ऑफ दिस इन्वॉल्व फेयर मॉनेटरी रिम्यूनरेशन। तो आपके पास कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन के आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट पूरा किए, तो सबसे पहली चीज रिम्यूनरेशन की होती है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो यू शुड बी अवार्डेड विद रिम्यूनरेशन। आपको बोनस मिलना चाहिए, आपकी सैलरी में इंक्रीज आना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड पार्ट नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स ऑफ रिकग्निशन। The right to recognition and especially fair remuneration may seem to be purely a matter of self-interest rather than morality. तो बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट की बात यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन इट दोनों है, इसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी है और आपकी रिकग्निशन, ये एक जरूरी अमर है जो कि एक कंपनी में होना चाहिए। आपने काम किया, ज्यादा काम किया, मेहनत से काम किया, दिल लगी से काम किया, ठीक है, और इन कंट्रास्ट एक दूसरा इंजीनियर है जो काम इतनी जो है गर्म जोशी से नहीं कर रहा, तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो यू शुड बी अवार्डेड ताकि वो बंदा देखे
ये कंपनी के सेल्फ इंटरेस्ट में भी है, ना सिर्फ आपके सेल्फ इंटरेस्ट में है कि आपको बोनस मिल गया, आपने मेहनत ज्यादा की थी, लेकिन कंपनी को भी यही है कि वो देखेंगे, बाकी एम्प्लॉयज भी देखेंगे कि भाई ये बंदा था, इसने मेहनत की थी, काम किया था, इसको अवार्ड मिले तो हम भी मेहनत करेंगे ताकि हमें भी अवार्ड मिले, तो कंपनी का भी इसमें फायदा है। अच्छा, without a fair remuneration, engineers cannot concentrate their energies where they properly belong, on carrying out the immediate duties of their job and on maintaining up-to-date skills through formal and informal continuing education. Their time will be taken by money worries or even by moonlighting to maintain a decent standard of living. तो भाई ये क्या है, राइट ऑफ रिकग्निशन, ये इंजीनियर्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज है, तो ये उसका बेसिक हक होता है कि ताकि लेट से उसने काम किया उसको बोनस मिले, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट मिले, प्रोजेक्ट बेस उसको जो है रेम्यूनरेशन मिले। तो ये चीजें क्या है, ये 3 राइट्स है जो कि एक प्रोफेशनल राइट्स होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। फिर है एम्प्लॉय राइट्स। एम्प्लॉय राइट्स आर any rights moral or legal that involve the status of being an employee। अच्छा, आप कहीं जहाँ पे नौकर हैं, कोई काम पे काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ राइट्स, एम्प्लॉय राइट्स भी मिलने चाहिए। कुछ प्रोफेशनल राइट्स हैं, अब एम्प्लॉय राइट्स की बात कर रहे हैं। दे ओवरलैप विद सम प्रोफेशनल राइट्स, ठीक है, जो कुछ प्रोफेशनल राइट्स हैं उससे ओवरलैप भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। अच्छा, लेकिन मोस्टली ये डिपेंड करते हैं, दे इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल राइट्स created by the organizational policies or employment agreements, such as the right to be paid the salary specified in one's contract। तो एम्प्लॉय राइट तो ये भी है कि जो सैलरी स्पेसिफाई हुई है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उसको मिलनी चाहिए। However, we will focus on human rights that exist even if unrecognized by specific contract agreements। लेकिन हम जो है मेन जो राइट्स हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स भी हैं, तो जो कि आपके पास प्रोफेशनल राइट्स में हाईलाइट नहीं हुई, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है प्राइवेसी। द राइट टू परस्यू आउटसाइड एक्टिविटीज कैन बी थॉट ऑफ एज अ राइट टू पर्सनल प्राइवेसी इन द सेंस दैट इट मींस द राइट टू हैव प्राइवेट लाइफ ऑफ द जॉब। इन स्पीकिंग ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, हाउएवर, we mean the right to control the access to and the use of information about oneself. As with the right to outside activities, this right is limited in certain instances by employer's right, but even then, who among employers has access to confidential information is restricted। अच्छा, अब आपको प्राइवेसी राइट, सबसे पहली एग्जांपल क्या है, लेट्स से प्राइवेसी राइट, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो उन लोगों ने प्रोवाइड की है, जब आप लोग एडमिशन कर रहे थे तो आपका फॉर्म था जिसमें आपकी घर का एड्रेस, आपके टेलीफोन नंबर, आपके लेट्स से जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, आप के फादर क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, तो ये सारी डिटेल उसमें मौजूद है उस फॉर्म में। तो ये आपका प्राइवेसी राइट है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो। इसी तरह आप अब हमारी मिसाल ले लें, तो हम जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम उनको अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से मेरे पेरेंट्स की डिटेल्स, उनकी एनआईसीज, मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की डिटेल्स, ठीक है, और मेरे फाइनेंशियल्स, मेरे बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम ज्वाइन करते हैं। तो ये मेरा प्राइवेसी राइट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो लेट्स से एचआर डिपार्टमेंट है जो कि कंसर्न है इस चीज से, पर्सनल डाटा से, तो वो मेरे क्रेडेंशियल्स जो है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स से अगर मेरा कुलीग है उसके साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है, तो ये मेरा प्राइवेसी राइट है या आपका प्राइवेसी राइट है। अच्छा, एग्जांपल है, ठीक है, एक द पर्सनल डिवीजन नीड्स मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज, बट इमीडिएट सुपरवाइजर यूजुअली डू नॉट। अब आपके पास आपके जो मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस है, इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एचआर वालों को तो वो चाहिए, लेकिन आपका जो सुपरवाइजर है उसको इस इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये है राइट टू प्राइवेसी। फिर है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी में है, ये भी एक ह्यूमन राइट ही है, प्रिवेंटिंग हैरेसमेंट।
अब हरासमेंट क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म की होती है। वन डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट इज द अनवांटेड इम्पोजिशन ऑफ इलिसिट रिक्वायरमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ अनइक्वल पावर। आपका बॉस है, आपसे वो इलिसिट रिक्वायरमेंट आपसे फेवर आपसे लेता है, तो ये आपके पास क्या है, ये है हरासमेंट की एक फॉर्म। अब एक टेक्स टू मैन फॉर्म, क्विड प्रो को एंड हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। अब क्विड प्रो को क्या होती है और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्या होती है, हरासमेंट की टू फॉर्म्स हैं मेन, उसको डिस्कस करते हैं। Quid pro quo includes cases where supervisors require illicit favors as a condition for some employment benefit। ठीक है, जॉब प्रमोशन या रेस के लिए आपसे आपका सुपरवाइजर, आपका सीनियर कुछ ऐसी चीज एक्सपेक्ट करता है जो कि इथिकली और मोरली जो है आपके जो माशरे में है वो बुरी समझी जाती है। ठीक है, तो ये है क्विड प्रो क्वो। ठीक है, फिर दूसरी है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। बाय कंट्रास्ट, it is in any oriented aspect of workplace that threatens the employee's right to equal opportunity. It includes unwanted illicit proposals, ठीक है, lewd remarks, gender-based leering, posting photos and inappropriate physical contact। तो ये क्या है, ये hostile work environment में आप जब जिस environment में आप काम कर रहे हैं अगर वो safe नहीं है, वहाँ पे आपके ऊपर illicit comments आते हैं, ठीक है, आपको जीयरिंग, आपका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये बेसिकली क्या है, ये आपका राइट है कि आपको नॉन हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए। आप मेल है कि फीमेल है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये दो जो है हरेसमेंट के जमरे में ये दो जो है फॉर्म्स आती हैं। Consider a few examples of situations in which functions of employers conflict with the rights of employees to have privacy। ठीक है, सुपरवाइज, अच्छा एक चीज है इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ये वाले, तो ये बेसिकली प्राइवेसी वाले एग्जांपल्स हैं। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी वाला, तो ये थोड़ा सा मुझसे ओवरलुक हुआ है, मैं इसको ठीक कर लूंगा, लेकिन मीनवाइल ये एग्जांपल जो है ये प्राइवेसी राइट के मुतालिक है। ठीक है, सुपरवाइजर अनलॉक्स एंड सर्चेस द डेस्क ऑफ एन इंजीनियर हु इज away on vacation without the permission of that engineer। आप छुट्टी पे गए हैं, आपका सुपरवाइजर आए, आपके दराज वगैरह जो है वो खोल के तांग जांग कर रहा है। सुपरवाइजर ये सस्पेक्ट करता है कि जो इंजीनियर है वो लीक इन्फॉर्मेशन आपके पास इस कंपनी के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप प्रोवाइड करेंगे कंपटीटर को। ठीक है, और वो आपके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, तो बेसिकली उसने आपके प्राइवेसी को अब्यूज किया है, क्योंकि आपके पास आपकी जो कॉन्फिडेंशियल्स हैं, आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, ही शुड नॉट इंडल्ज इन दैट। तो ये राइट टू प्राइवेसी के ज़मरे में आता है। अब इसी तरह एक दूसरा वो है, कंपनी है अ लार्ज पॉकेट मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सपेंसिव पॉकेट कंप्यूटर। आपके पास टैबलेट पीसीज वगैरह की एग्जांपल दे रहे हैं कि पॉकेट कंप्यूटर्स जो है सफर सब्सटेंशियल लॉसेस फ्रॉम एम्प्लॉय थेफ्ट। तो एक कंपनी है जो कि स्मार्ट या अपलेट से कहती है मोबाइल्स बना रही है और उनको चोरी के मसले की वजह से काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। इट इज बिलीव्ड दैट मोर देन वन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व। तो उनको पता चले कि बहुत इसमें एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हैं जो कि चोरियां कर रहे हैं। विदाउट नोटिफाइंग एम्प्लॉयज हिडन सर्वेलेंस कैमरास आर इंस्टॉल्ड। तो अब ये है, आप एम्प्लॉयज को बताए बगैर कैमरे उन लोगों ने लगा लिए, तो ये उनकी प्राइवेसी को उन लोगों ने क्या किया है, इफेक्ट किया है। पॉलिसी ये है कि आप बड़ा बड़ा बोर्ड लगाएं कि भाई कैमरे की आंख आपको देख रही है और आप जो है वहां पे कैमरा लगाएंगे। आप कोई इसकी एग्जांपल भी दे दें कि आपके पास हम लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं तो मैं आपसे कह दूं कि भाई जी रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी राइट है कि मैं आपको जो है आपको इन्फॉर्म करके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसी तरह क्लास में भी होता है कि कभी कभी स्टूडेंट वगैरह अनजाने में या जो भी है कोई पिक्चर वगैरह ले लेते हैं क्लास की या लेक्चर की, बोर्ड की, तो मैं उनको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी मुझसे पूछा करें, मैं साइड पे हो जाऊँ और आप अगर लेक्चर व्हाइट बोर्ड की पिक्चर आपने लेनी आप लें। तो ये क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, तो ये हर जगह पे होती है। काफी जो है मतलब कैमरे लगाने हैं तो यू शुड इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज के हम कैमरे लगा रहे हैं, क्योंकि लेट्स से आप अकेले होते हैं तो कभी कोई मुंह को जाता है, कभी नाक को जाता है, कभी कान में उंगली डालता है, तो अब पता नहीं है आप कैमरे के सामने
खड़े हैं, कभी नाक में उंगली डाल रहे हैं, कभी कान में डाल रहे हैं, तो भाई आपकी प्राइवेसी बेसिकली आपका इमेज है। मैं वो इमेज दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, वो मेरे सिर्फ अकेले में इमेज है कि मैं कान में उंगली डाल रहा हूँ या नाक में उंगली डाल रहा हूँ। तो ये क्या है, ये मेरी प्राइवेसी है। तो यू शुड बी इन्फॉर्म, ठीक है, आपको ये राइट है बीइंग एन एम्प्लॉय कि आपको पता हो, आप इन्फॉर्म हो कि ये कैमरे लगे हुए हैं। चोरी को तो वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी भी फिर मुतासिर हो रही है। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, उस एरिया में जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है आप थोड़े से अटेंटिव रहेंगे, आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो। चोरी तो ऑब्वियसली चोरी करेगा तो शर्मिंदगी खुद होगी जब पकड़ा जाएगा, लेकिन नाक में उंगली डालना या कान में उंगली डालने की वजह से शर्मिंदगी, भाई ये आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं। अगर आपको पता होता कि ये कैमरा लगा हो तो आप वो हरकतें ना करते। अच्छा, हरासमेंट के मुतालिक आपने काफ़ी ज़्यादा आपके पास इन्फो मौजूद होगी, उसकी एग्जांपल देने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं हर जगह पे आपके पास भाई आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं। अगर हम उनकी मिसाल ले लें, आपके पास लेट से आपके पास एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी पतला है, तो आप उसकी पतलेपन पे कमेंट करते हैं तो बेसिकली यू आर कमिटिंग हरासमेंट। या एक स्टूडेंट है जो कि हैवी वेट है, ठीक है, ओबेस है, ठीक है, और आप उसकी ओबेसिटी का मजाक उड़ाते हैं, तो बेसिकली आप हरासमेंट जो है उसको हरासमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने नजर रखनी है कि भाई अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, लर्निंग स्टेज में हैं, आपके फेलोज होते हैं, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग अप। आप यहाँ पे जो है बीइंग स्टूडेंट आप सारे इक्वल हैं, आप एक दूसरे को थोड़ा बहुत तंग करेंगे तो बेसिकली आपका कैरेक्टर बिल्डअप होगा। लेकिन आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ पे आपके सारे इक्वल नहीं होते, आपके जूनियर्स भी होते हैं और आपके सीनियर्स भी होते हैं। तो इस स्टेज पे अगर आप थोड़ा बहुत उसको टैकल करेंगे तो वहां पे आप इस काबिल होंगे कि अगर आपके पास हैरेसमेंट का सामना आपको करना पड़े तो किस तरह आप उसको अपने आप को डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग। तो लेकिन वही है कि आपके पास बीइंग वर्किंग इन अ एनवायरनमेंट, आपके पास हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ना हो, ऐसी एनवायरनमेंट ना हो जहाँ पे क्विड प्रो क्वो सिचुएशंस हो, ठीक है जी। तो ये है थोड़ा सा राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी में हैरेसमेंट के मुतालिक बात। फिर राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फर्क करना, फर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय में, किसी भी स्टूडेंट में। Perhaps nothing is more demeaning than to be discounted because of one's race या sex या skin color या age या political और religious outlook। अब ये नहीं है कि भाई मैं क्लास में बैठा हूँ, एक बंदा है लेट्स से वो पठान है, दूसरा उर्दू स्पीकिंग है, तीसरा हिंदू स्पीकिंग है, और मैं उसमें फर्क करूंगा। या स्किन कलर, एक सफेद है एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, या एक मेल है एक फीमेल है, या एक शक्ल से तबलीगी है, मतलब दूसरा जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं मॉडर्न टाइप है। तो इसकी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बीइंग एन एम्प्लॉय आपका राइट है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। These aspects of biological makeup and basic conviction lie at the heart of self-identity and self-respect. अब लेट्स से मैं एक उर्दू स्पीकिंग को फोकियत देता हूँ क्लास में, तो जो लेट्स से पश्तो स्पीकिंग है तो लेट्स से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उनकी आइडेंटिटी मुतासिर होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सच डिस्क्रिमिनेशन दैट इज morally unjustified treatment of people on arbitrary or irrelevant grounds is especially pernicious within the environment, within the work environment, for work is itself fundamental to a person's self image। तो काफी क्या जहरीला है वर्क एनवायरनमेंट के लिए। अब लेट्स से वर्क आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यू आर द इंजीनियर, आपके पास आपके टेक्नीशियंस हैं जिसमें लेट्स से उर्दू स्पीकिंग है और कुछ पश्तो स्पीकिंग है, तो आप पश्तो स्पीकिंग वाले को फोकियत दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो जो उर्दू स्पीकिंग है वो तो काफी डीमोरलाइज होंगे, वो जो है काफी ज्यादा मायूस होंगे आपके इस एटीट्यूड से। तो भाई उनके ये राइट है कि आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें। Accordingly, human rights to fair and decent treatment at workplace and in-job training are vitally important. Consider the two example. An opening arises for a chemical plant manager, ठीक है, एक chemical plant का manager की पोस्ट खाली होती है। Normally such positions are filled by the promotions from within the plant,
the best qualified person in terms of training and years of experience is an African American engineer. तो भाई एक कंपनी है, एक केमिकल प्लांट है जिसमें एक मैनेजर की पोस्ट खाली होती है। नॉर्मली ये होता है कि जो कंपनी है उसमें ऑलरेडी जो बंदे मौजूद होते हैं उनमें से ही किसी रिलेवेंट बंदे को प्रमोट कर लेते हैं। तो इसमें एक रिलेवेंट बंदा मौजूद है, लेकिन वो क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर है। मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं, जो वो ब्लैक, तो भी ब्लैक वर्ड भी ठीक नहीं है, वो तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हम में तो ये रेस है ही नहीं, तो वो क्या ब्लैक पर्सन है, ठीक है, नॉन वाइट है। मैनेजमेंट बिलीव हाउएवर, लेकिन वो कहते हैं कि बंदा तो उनके पास जो मौजूद है वो मसला ये कि वो ब्लैक है, और मैनेजमेंट कहती है कि आपके पास जो मेजोरिटी ऑफ जो वर्कर हैं जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो खफा होंगे कि भाई आपने वाइट नॉन वाइट मैनेजर को किस तरह आपने क्या कर लिया है, हमारे पास उसको आपने मैनेजर बना लिया है। तो दे फियर, ठीक है, the company fears that the lessened employee cooperation and efficiency, they decide to promote and transfer a white engineer from another plant to fill the position. तो भाई इस तरह है कि एक कंपनी है, उसमें इन लोगों ने क्या किया है, वो कहते हैं कि जी वो एक काला जो है हबशी बंदा है जो कि रेलेवेंट है इस मैनेजर की पोस्ट के लिए, लेकिन अगर वो उसको प्रमोट करेंगे तो कंपनी वाले कहते हैं कि वो डरते हैं कि भाई वहां पे जो मजदूर मौजूद है जो कि वाइट है, जो सफेद फार्म है, तो वो उससे डरते हैं कि भाई वो वर्कर कॉर्पोरेट पर नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, खफा होंगे। तो इस डर से वो कंपनी किसी अपनी दूसरे प्लांट से एक सफेद फार्म इंजीनियर को वो ट्रांसफर कर लेते हैं एज अ मैनेजर। तो ये क्या है, इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन की है। दूसरी मिसाल, a farm equipment manufacturer has been hit hard by lowered sale caused by a flagging produce economy. Layoffs are inevitable. During several management meetings, it is decided to use the occasion to weed out some of the engineers within 10 years of retirement to avoid payments of unvested pension fund. तो भाई एक कंपनी है, ठीक है, वो थोड़ी सी ड्यू टू लेट से जो भी इशू आया है इकोनॉमिक, उसकी वजह से वो फ्लैग कर रही है, उनको क्या करती हैं, उनको ले ऑफ चाहिए। वो कहते हैं कि वो किसी अपने जो वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा थिन आउट कर लें। तो वो क्या करती हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसे इंजीनियर्स या ऐसे बंदे जिनकी रिटायरमेंट के टाइम नजदीक है, वो बेसिकली उनको निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर लेंगे, डबल फायदा हो जाएगा। एक तो ऑब्वियसली वीड आउट हो जाएगा तो कंपनी में बोझ पड़ जाएगा, और दूसरा वो बंदे रिटायरमेंट के नजदीक है ऑलरेडी, तो पेंशन फंड से कंपनी बच जाएगी। ये बहुत बहुत ज्यादा केसेस हमने देखे हुए हैं, ये पेंशन वाले इश्यूज, कि भाई बंदा रिटायरमेंट के नजदीक होता है और वो उसको निकाल देते हैं ताकि पेंशन से बच सके। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। आप लोगों ने अपने वर्कर्स में डिस्क्रिमिनेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अच्छा, ये अभी तक हमने डिस्कस किया था, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया। अब डिस्क्रिमिनेशन की एक उल्टी चीज है जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसको कहते हैं जी अफर्मेटिव एक्शन। Affirmative action as the expression is usually defined as giving preference or advantage to a member of a group that is in past was denied equal treatment, in particular women and minorities. The weak form of preferential treatment consists in hiring a woman or a member of a minority over an equally qualified white male. The strong form, by contrast, consists in giving preference to women or minorities over better qualified white males. तो अफर्मेटिव एक्शन क्या है, आपको मैं मिसाल दे दूं। आपके पास आप देखते हैं, लेट्स से सीएसएस के पेपर है, तो उसमें सीएसएस एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें, या सीएसएस की बजाय मैं ले लेता हूं कि कोई भी एग्जामिनेशन है, लेट्स से पीएमएस एग्जामिनेशन है, तो इसमें इस तरह होता है कि उसमें कोटा होता है, या जो भी आपके पास इंडक्शन होती है तो उसमें कोटा होता है, वुमेन कोटा और माइनॉरिटी कोटा या डिसेबल कोटा। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई जो ओपन मेरिट का होता है तो उसका मेरिट काफी हाई होता है, लेकिन इन कंट्रास्ट जो वुमेन कोटा है या माइनॉरिटी कोटा है तो उसका जो है उसकी जो मेरिट होती है वो काफी कम होता है, ठीक है। अब इसकी मिसाल लेने के आपके पास यहाँ पे हमारे जो यूईटी है, तो उसमें क्या होता है कि जो ओपन मेरिट है तो लेट्स से उसकी एग्रीगेट बहुत हाई लेवल पे रुकती है,
लेकिन जब माइनॉरिटी की बात आती है या माइनॉरिटी की बात हम नहीं करते, डिसेबल कोटा, ठीक है, तो वो काफी लोअर होता है। इवन दो डिसेबल बंदा है, ऑब्वियसली ही शुड बी गिवन अ बिट एज कि भाई वो डिसेबल्ड है। लेकिन इसमें इशू ये आता है कि इसमें इसकी वजह से, इस कोटे की वजह से काफी जो है हार्ड वर्किंग बंदे वो एलिजिबल पोजीशन से रह जाते हैं। ठीक, ये तो हम यूटी की बात कर रहे थे। आप यहाँ कहीं पे भी जॉब पे अप्लाई करेंगे, लेट से असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, आपने अप्लाई की है, जो ओपन मेरिट में था वो लेट से 5 पोजीशन थी, वो तो हाई मेरिट वाले बंदे ले गए, आप 6 नंबर पे थे, और जो क्या है डिसेबल कोटा या माइनॉरिटी कोटा वाला बंदा था, उसकी पोजीशन मेरिट में बन रही है 102, आपकी पोजीशन 6 बन रही है, लेकिन वो उसमें आपको उन लोगों ने हायर नहीं किया, उसने उस डिसेबल कोटे वाले बंदे को हायर किया। तो आया ये सिचुएशन मॉरली एथिकली किस तरह है, तो ये काफी डिबेटेबल है। ठीक है, इस पे बहुत से कोर्ट में जो है केसेस भी हुए हैं, कहीं पे इसको फोकियत दी जाती है, कहीं पे इसको जो है इग्नोर किया जाता है। तो ये चीज भी काफी इक्वल अपॉर्चुनिटी में अफर्मेटिव एक्शन, ये काफी डिबेटेबल एस्पेक्ट है, जिसपे अभी भी डिबेट हो रहा है कि भाई एक बंदा है, वुमेन सीट्स या माइनॉरिटी सीट्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरिट बेस्ड सीट्स होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान केपीके में जो वुमेन क्या कहती है एम्प्लॉयमेंट थी काफी कम थी, तो हमारे पास वुमेन कोटा होते थे। लेकिन जो जो मॉडर्नाइजेशन होती रही, वुमेन इन जॉब्स आती रही, इस तरह पंजाब में है तो वहाँ पे फिर वुमेन कोटा उन लोगों ने थोड़ा सा लिखा भी होता है, जॉब एडवर्टाइज ये फीमेल शेल बी प्रेफर्ड या माइनॉरिटी शेल बी प्रेफर्ड। लेकिन जो है अब पंजाब की मिसाल ले लें, यहाँ बाहर मुल्कों की मिसाल है, उसमें मेल और फीमेल की प्रेफरेबिलिटी की बात नहीं होती। तो यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली अफर्मेटिव एक्शन जो है उसके मुतालिक जो हमारे जनरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कॉन्सेप्ट बेहतर होता जा रहा है, और मेरिट बेस्ड डिसीजंस एंड इंडक्शंस पे ज्यादा फोकस होता जा रहा है। ठीक है जी। हाँ, इवन दो अब ये जो जेंडर बेस्ड था, अब डिसेबल है या माइनॉरिटी बेस्ड है, तो ऑब्वियसली ये रहेगा, क्योंकि यू कैन नॉट, क्या कर सकते हैं हम, जो मेल और फीमेल जो वर्क रेशो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, उसको तो आप इक्वलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो डिसेबल पर्सन है या माइनॉरिटी है, आप इस बैरियर को आप अबूर नहीं कर सकते, तो ये तो फिर भी रहेंगे। ठीक है जी। तो ये था राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इस तरह है कि ये आज का जो है हमने जो टॉपिक्स हैं ये कवर किए हैं जो हमने कवर करने थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप काइंडली पूछ लें।